जय हिंद दोस्तों। तो हमने एक्सेलरेशन का जो पार्ट किया उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसमें हमने कुछ बेसिक सा न्यूमेरिकल वगैरह किया और वहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को भी हमें मिला। और ये सीखने को मिला कि जो वेलोसिटी होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है पोजीशन का, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। फिर आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन एक वेक्टर होता है वगैरह वगैरह चीजें मैं आप दोबारा दोहराना नहीं चाहता, किसी शॉर्ट्स में रिवाइज कर लूंगा, सोच रहा हूं ये चीज। आज हम लोग एक स्पेसिफिक केस लेंगे, एक स्पेसिफिक केस जो कि होता है मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। यहां पे एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। और इन्हीं के बेसिस पर हमको तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन भी पढ़ना है और इन्हीं को बेसिस मानते हुए हम लोगों को तीन इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ना है। ठीक है, तो आ जाओ बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो, मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा ये क्या है, कैसे करना है, क्या क्या चीज है, सब कुछ एक एक करके जानना भी है और ढूंढना भी है, सब कुछ बताना भी है। ठीक है, अच्छा मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा और एक्सेलरेशन एक वेक्टर होता है और हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है। तो यहां पे आपको ये ध्यान में भी रखना है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। ये दोनों के दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी। ठीक है, तो मैं यहां पे वही चीज लिख लेता हूं, कांस्टेंट यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are constant, both are constant। ठीक है, ध्यान में यही रखना है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो एक वेक्टर होता है और जब एक वेक्टर कांस्टेंट होता है इसका मीनिंग है उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा यानी कांस्टेंट होगा और उसका डायरेक्शन भी एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी डायरेक्शन बार बार चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसी के बेसिस पर हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग इसी के बेसिस पर डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन यहां पे ध्यान में ये चीज रखना है आपको, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहता है। जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशंस देखेंगे लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी के तभी आगे बढ़ पाएंगे। और ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ऑलरेडी पता ही है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, एक होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहां पे एक चौथा इक्वेशन भी आ जाएगा जो मैं आपको बताऊंगा भी आगे जाके। तो हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन आता है उसी से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन आता है आओ देखते हैं। जो पहला इक्वेशन आता है वो रहता क्या है भाई, वो ऐसा रहता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से सुनो। मैं ये चीज स्कूल के लेवल पे भी पढ़ाऊंगा और एंट्रेंस के लेवल पे भी पढ़ाऊंगा। यानी स्कूल के लेवल पर सारे थ्योरीज होंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स होगा, एंट्रेंस के लेवल पर न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट्स उसमें ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलो आते। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक्चुअली क्या है, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही होता है तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। डिराइव कैसे करना है सर, एक एक क्वांटिटी हमको जरा सा बता दो, डिराइव करते समय ही पता चलेगा, डिराइव करते समय ही पता चलेगा कि एक एक क्वांटिटी क्या क्या चीजें हैं।
मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है और हम सबको पता है कि जो हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, जो हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भाई साहब है, वो एक्चुअली है dx डिवाइडेड बाई dt, यही होता है। ठीक है, अच्छा ये तो बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और हमारे जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भाई साहब होते हैं वो होते हैं dv डिवाइडेड बाई dt। अभी तक हम लोगों को सिर्फ यही दोनों इक्वेशन ही मालूम है, बाकी तो एवरेज होते हैं, उनका ऐसा कुछ काम नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों को लेके हम लोग बहुत कुछ काम करना भी है आगे। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशंस में से मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा। डिस्प्लेसमेंट यहां पे है नहीं है, एक्सेलरेशन है, हाँ एक्सेलरेशन है, v है, u कुछ होगा सर, u तो कुछ ना कुछ होगा, देखते हैं क्या पता चलता है। तो मैं इसको पकड़ता हूं, इसको जलील करना है। देखो मैंने ऐसे लिखा a इज इक्वल टू dv बाय dt, इंस्टेंटेनियस नहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो ध्यान रहे, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है तब a जो होता है, जो एवरेज एक्सीलरेशन रहता है, वही इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन रहता है। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो वहां पे जो एवरेज एक्सीलरेशन रहता है वही होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, लेकिन हाँ ए कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द मोशन हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आ जाओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, dB इज इक्वल टू a dt। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहां पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इनिशियल और फाइनल वैल्यू का लिमिट लगा के इंटीग्रेशन करेंगे यहां पे। तो हम लोगों ने ये देखा, सपोज व्हेन t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी, जो वेलोसिटी था वो था u, इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल, इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा व्हेन t इज इक्वल टू t, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी तब होगा v, और इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। अगर ये फाइनल वेलोसिटी बन गया और इनिशियल वेलोसिटी बन गया, तब मुझे लिमिट मिल गया, मुझे टाइम t इज इक्वल टू 0 से t तक जाना है, इनिशियल वेलोसिटी u से मुझे कहां तक आना है, v तक आना है। अगर मैं यहां तक आ जाऊंगा तब मेरा काम बन जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ इक्वेशन मिल ही जाएगा। तो भाई आओ इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड को, dv का इंटीग्रेशन ले लिया, a dt का इंटीग्रेशन ले लिया, यानी यहां पे मैं जाऊंगा कहां से कहां तक, t इज इक्वल टू 0 से t तक जाऊंगा, और यहां पे आऊंगा इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक। मैंने ये बताया था, जो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं, जो लोअर लिमिट हम लोग रखते हैं वो होता है इनिशियल वैल्यू, जो अपर लिमिट रखते हैं वो होता है फाइनल वैल्यू। इसको उल्टा भी करके माइनस साइन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इस पे कोई दिक्कत वाली इस पे बात ही नहीं है, इतना ही है चीज। ठीक है, बढ़े आगे, हाँ सर आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, अभी देखो क्या करना है भाई, जो dv का इंटीग्रेशन होगा वो आएगा v, और इसको हमको लेके जाना है u से v तक। यहां पे मैं a को बाहर ले आऊंगा और dt को इंटीग्रेट करूंगा 0 से t तक। अब यहां पे a को क्यों बाहर लाया ये कोई नहीं बताता, इवन बुक में भी नहीं लिखा है। मैंने ऑलरेडी बता रखा है a जो है वो कांस्टेंट है, तो सर कांस्टेंट है क्या बाहर चला आएगा, यहां पे तो जो इंटीग्रैंड है वो है dt, तो a को क्या आप ऐसे ही बाहर ला सकते हो? मैं बोलूंगा हाँ भाई। तुम पूछोगे क्यों सर? क्योंकि मैं यहां पे लिख रहा हूं जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, यानी एक्सीलरेशन टाइम के हिसाब से भी चेंज नहीं हो रहा, यानी एक्सीलरेशन पूरा का पूरा कांस्टेंट है, टाइम के हिसाब से भी कांस्टेंट है, पोजीशन के हिसाब से भी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे जो वेरिएबल है वो है dt, यानी जो इंटीग्रैंड है dt है, यानी इसके अंदर इंटीग्रेशन सिर्फ t का हो पाएगा, और एक्सीलरेशन मुझे पता चला कि टाइम के हिसाब से कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने एक्सीलरेशन को यहां से बाहर ले आया। क्या बनेगा फिर यहां पे, ये बनेगा a dt का इंटीग्रेशन बनेगा t, और ये जाएगा
0 से t तक। ठीक है, इसको क्या करना है भाई, इसको फाइनल वैल्यू पुट करो माइनस इनिशियल वैल्यू करो इज इक्वल टू ए, फिर से वही t माइनस 0। तो ये क्या बना, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और वी यू इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सर टाइम क्या है, टाइम है जब तक एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर जब तक हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तब तक, लेकिन हाँ तब तक एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। सपोज मैं मान लेता हूं स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, यहां पे ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी था u और यहां पे टाइम था कितना 0। ठीक है, मुझे इस पॉइंट पे लाके फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो मेरा पॉइंट ये है यहां से यहां तक टाइम लगेगा t और ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक एक्सेलरेट भी करना चाहिए a इज इक्वल टू, अब तक जो भी होगा कुछ कांस्टेंट होगा। पहला चीज कांस्टेंट होना चाहिए एक्सेलरेशन, और यहां से यहां तक एक्सेलरेट करना चाहिए। बीच में अगर यहां पे आके यहां पे एक्सेलरेशन 0 हो गया तब टाइम वैल्यू तुम लोग डायरेक्टली यहां पे t नहीं पुट कर सकते। t होगा तब तक जब तक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ही करेगा। ठीक है, t होगा जब तक, t कब तक होगा, t होगा जब तक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। ध्यान रहे t होगा क्या, फिर से बताता हूं, t होता है जब तक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। जहां पे एक्सेलरेशन खत्म वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट। यानी यहां पे अगर तुम वेलोसिटी लाके लिखोगे और यहां तक टाइम ले लिया, लेकिन पता चला कि भाई अगर ये 10 सेकंड है 5 सेकंड तक ही एक्सेलरेट हुआ है, बाकी 5 सेकंड के लिए कुछ एक्सेलरेट नहीं हुआ, तो भाई यहां पे टी 10 मत पुट कर देना, 5 ही पुट करना। ठीक है बात, चले आगे, चलो यहां तक ही इक्वेशन होगा, यहां से इक्वेशन वैलिड नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन यहां तक एक था, यहां तक आके एक चेंज हो गया। तो अगर एक्सेलरेशन चेंज हो गया, मैंने बताया ना सपोज यहां तक एक्सेलरेशन था, यहां पे एक्सेलरेशन नहीं है, तो भाई इक्वेशन भी वैलिड नहीं है। ठीक है, चलो ये गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। अच्छा पॉज करके इसको अच्छे से लिख लो, मैं साइड हट जाता हूं, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो, वीडियो को पॉज करो और लिख लो। ये गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मैं निपटा दूं, चलो भाई निपटा ही देता हूं, निपटा दूं, चलो ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। अभी हम लोग दूसरे इक्वेशन में भी चलेंगे। सर कितने इक्वेशंस है, वैसे तो 3 इक्वेशन है, लेकिन चौथा जो इक्वेशन आता है वो उसको भी हम लोग इक्वेशन बोल ही लेते हैं। ठीक है, स्कूल वाले डेरिवेशन वगैरह पूछ लेते हैं, यहां से लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं, तो इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह मार्क कर लो। डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। भाई तीनों के तीनों इक्वेशंस को स्कूल वाला पूछ लेते हैं, एक क्या करके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग क्वेश्चन करके, 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे ही करके। ठीक है, अभी आओ सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, याद है सेकेंड इक्वेशन क्या था? सेकेंड इक्वेशन को तुम लोग ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिखते थे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, ऐसे लिखते थे तुम लोग।
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ऐसे लिखते थे कि नहीं, ऐसे लिखते थे, ठीक है। अभी हम लोगों को यहाँ पे निकालना भी है बहुत कुछ चीजें, तो आप निकालते भी हैं भाई। इसको स्टार्ट कैसे करना है डेरिवेशन को, यहाँ पे v भी है, u भी है, a भी है, s भी है, और s होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी पोजीशन का जो चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसको करना कैसे है भाई, अभी ये बताओ इसको करना कैसे है, कैसे करेंगे, सोचो थोड़ा सा सोचो। अच्छा, एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। सर वैसे तो कोई इक्वेशन हमें अभी भी नहीं पता, करना कैसे है। देखो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे, मुझे पता है जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको क्या किया, चेन रूल तो ऑलरेडी मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है मैथमेटिकल टूल्स में, तो यहां पे dv डिवाइडेड बाई ds कर डाला, इंटू ds बाय dt कर दिया, ताकि यहां पे ds भी कैंसिल आउट हो जाए, ताकि यहां पे ds भी क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। अच्छा ठीक है, अभी क्या करना है, अभी देखो क्या करना है, a इक्वल टू dv बटा ds बाई dt होता है फिर से वेलोसिटी। अरे भाई s को मान लो पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बाय टाइम, वही तो होता है, वही होता है भाई, है कि नहीं। फिर से बात, अरे भाई यही होता है, अगर ऐसे ना लिखो तो x भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ मैं s मानकर चलता हूं, s होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं लिख सकता हूं a ds इज इक्वल टू v dv, हाँ सर लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो यहां पे देखते हैं, when t इज इक्वल टू 0, तब हमने मान लिया वेलोसिटी जो होता है वो होता है u, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, यही होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बात, हाँ सर ठीक है। अब यहां पे मैंने मान लिया तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, ये था डिस्प्लेसमेंट, तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, ठीक है। अच्छा फिर आगे चलते हैं, when t इज इक्वल टू t, कुछ टाइम बाद जो वेलोसिटी बन गया वो बन गया v, ये होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी। और तब जो डिस्प्लेसमेंट बना वो बन गया s, ये होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ये हुआ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये सभी चीजें यहां पे लाके इंटीग्रेशन में पुट करके हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है कि नहीं, हाँ सर करना तो पड़ेगा। अच्छा तो मैं ऐसे लिखता हूं a ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू v dv का इंटीग्रेशन, लिख दिया। अच्छा यहां पे लिमिट भी पुट करना पड़ेगा। अच्छा यहां पे इंटीग्रेशन ds पर है, यानी जो लिमिट है वो s के हिसाब से आएगा, तो s के हिसाब से आया भाई लिमिट 0 to s, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां पे इंटीग्रेशन है dv के ऊपर, यानी जो लिमिट आएगा वो वेलोसिटी के ऊपर आएगा। dv होता है भाई, जो dv होता है वो होता है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, जो ds था वो था स्मॉल चेंज इन दिस पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा तो यहां पे लाके लिखो इसको u टू v, फाइनल टू सॉरी इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। अगर तुम फाइनल से इनिशियल तक जाओगे इस तरफ, तो इस तरफ भी फाइनल से इनिशियल तक जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ जनरली हम लोग जो लोअर लिमिट रखते हैं वो होता है इनिशियल वैल्यू, जो अपर लिमिट रखते हैं वो होता है फाइनल वैल्यू। तुम चाहो तो इसको उल्टा कर सकते हो, अगर इस साइड में उल्टा किया तब इस साइड में भी उल्टा लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अभी आओ, क्या एक्सीलरेशन पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रहा है, क्या एक्सीलरेशन, ध्यान से सुनो मैं क्या बताता हूं, क्या एक्सीलरेशन पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रहा है। तुम्हारा आंसर आना चाहिए नहीं सर। अगर तुम हां बोल रहे हो तब भाई मैंने बता रखा है जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, यानी वो पोजीशन या फिर टाइम दोनों के हिसाब से चेंज ही नहीं हो रहा। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो भाई ए को बाहर लाओ, यहां पे देखो वेरिएबल जो है वो ds के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से भी कांस्टेंट है, यानी फिर से वही बात
एक्सीलरेशन को मैं बाहर लाऊंगा, इंटीग्रेशन के अंदर है ds, ये जाएगा 0 to s। ठीक है बात। अच्छा इस साइड में आओ, क्या वेलोसिटी को बाहर ला सकते हैं? क्या वेलोसिटी को बाहर ला सकते हैं? नहीं ला सकते, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। याद करो, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट था? नहीं था। वेलोसिटी कांस्टेंटली चेंज हो रहा था, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज इक्वल होता था। यानी मैं ये बता सकता हूं वेलोसिटी कांस्टेंटली चेंजिंग होता है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, या फिर जब एक्सीलरेशन आता है तब वेलोसिटी हमेशा चेंजिंग रहता है। ईच एंड एवरी इंस्टेंट में वेलोसिटी चेंज होता रहता है। अभी एक है, अभी एक बन गया, अभी एक बन गया, एक एक सेकंड में भी वैल्यू उसका चेंज होता है। यानी वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, u से v तक वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंजिंग होता है। तो यहां पे मैंने उस वेलोसिटी को उसके अंदर रखा, क्योंकि उसको बाहर नहीं ला सकता, इसको ले गया u to v, इसको ले गया u to v। मैं फिर से बता देता हूं एक्सीलरेशन को क्यों मैंने बाहर निकाला, क्योंकि इंटीग्रेशन ds के हिसाब से हो रहा है, यानी एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। लेकिन मैंने ऑलरेडी बता रखा है एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यानी वो टाइम के हिसाब से भी नहीं वेरी करता है और पोजीशन के हिसाब से भी वेरी नहीं करता। ये चीजें दिमाग में ठान लो पूरा। चमका? चमका कि नहीं चमका? चमका। चलो टॉपिक पे। अभी इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो ये बनेगा a, ds का इंटीग्रेशन बनेगा s, और ये जाएगा 0 to s। ठीक है बात? हाँ सर ठीक है। यहां पे फिर से v dv बनेगा, तो ये बन जाएगा v²/2। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप लोगों ने वो मैथमेटिकल टूल्स में जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पार्ट था उसको नहीं देखा, तो आई विल सजेस्ट यू जाके वो देख के आओ, तभी ये चीज दिमाग में घुसेगा, एकदम बत्ती जलेगा फिर से अंदर। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, वैसे ही मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स की बत्ती जला दे। सर ये क्या था? ये कॉमेडी था। आर यू कॉमेडी मी? ये क्या बनेगा? ए एस -0, अपर वैल्यू पुट होता है, लोअर वैल्यू भी पुट होता है। ठीक है, यहां से मैं 1/2 कॉमन ले आता हूं, तो पहले तो बनेगा v का स्क्वायर माइनस, फिर से बनेगा u का स्क्वायर, u का स्क्वायर यहां पे बन गया। 2 को इस साइड ले आता हूं, तो ये बनेगा 2a s -0 जो होता है s, तो यहां पे बनेगा v² माइनस u²। तो ध्यान रहे इक्वेशन जो आया v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं एक एक चीज पूरा बेसिक से बता के चल रहा हूं ताकि जो 11th में भी बच्चा है उसको भी समझ में आए। ठीक है, पॉज करके लिख लो। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। सर थोड़ा सा ही पीना, ज्यादा मत पी लेना। आप लोग तो पॉज करके पहले लिखो इसको अच्छे से, फिर देखते हैं क्या निकलता है। और मैं ये जो प्रूफ्स कर रहा हूं ये कैलकुलस मेथड को लेके यूज कर रहा हूं। एक होता है एल्जेब्रिक मेथड, एक होता है पूरा का पूरा अलजेब्रिक मेथड, लेकिन हाँ उसको मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कैलकुलस मेथड ही यूज कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलस वाला ज्यादा सही होता है। कैलकुलस वाला जो है वो ज्यादा सही होता है, कैलकुलस इज मोर करेक्ट। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। पॉज करके लिख लो, मैं क्लीन करने जा रहा हूं, पॉज करके लिख लो। ठीक है बात? चलो,
चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। सर आपका एनर्जी किस लिए डाउन है आज? हाँ थोड़ा सा डाउन है, देखते हैं थोड़ा सा एनर्जी रिकवर भी हो जाएगा। चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं स्कूल में ये चीज तुमको पढ़ाया हुआ है तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तुमसे हो जाना चाहिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इतना। ठीक है, अच्छा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? फिर से वही, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही कहता है। हाँ सर यही कहता है। देखो ध्यान से प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करना है प्रूफ सर? फिर से वही बात, देखो कहां से एस निकलेगा, तो भाई हमको ऑलरेडी पता है, मैं इक्वेशन को यहां से डिराइव करना स्टार्ट करता हूं। v इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई डी टी, लिख दिया यहां पे। अच्छा तो डी एस इक्वल टू वी डी टी लिख तो सकता हूं भाई। पहला इक्वेशन याद करो जो कि था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी v की जगह यहां पे इतना लिख दिया इंटू डी टी कर दिया, ये बन गया क्या चीज? ds। ये बन गया क्या चीज? ds बन गया। अच्छा यहां से फिर से वही लिमिट लेना पड़ेगा, यहां पे फिर से वही लिमिट लेना पड़ेगा। और लिमिट कहां तक जाता है ध्यान से देखते हैं। टाइम के हिसाब से हो रहा है इंटीग्रेशन, यानी मुझे टाइम के हिसाब से लिमिट चाहिए, यहां पे टाइम के हिसाब से और यहां पे डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। अरे भाई यहां पे टाइम के हिसाब से होना इंटीग्रेशन होना है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से होना है, तो मुझे उन्हीं के हिसाब से लिमिट चाहिए। तो मैं यहां पे वही चीज करूंगा, when t इक्वल्स टू 0 s इक्वल्स टू 0, यानी तब डिस्प्लेसमेंट 0 है। when t इक्वल्स टू t s इक्वल टू मैंने मान लिया s, और ये जो पूरा वैल्यू था ये पूरा था इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ये जो पूरा वैल्यू था ये था फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। अगर ये इनिशियल वैल्यू ये फाइनल वैल्यू है तब भाई लाके पुट करो यहां पे, देखो क्या निकलता है। इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, यानी यहां पे लिखूंगा ds इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी, यहां पे भी इंटीग्रेशन लगाओ, यहां पे भी इंटीग्रेशन लगाओ। जैसे ही इंटीग्रेशन लगाया ds का इंटीग्रेशन जाएगा 0 टू s, इनिशियल से फाइनल, dt का इंटीग्रेशन जाएगा 0 टू t, इनिशियल वैल्यू टू फाइनल वैल्यू। तो जैसे ये दोनों वहां तक पहुंच गए तब ये मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये बनेगा s 0 टू s, ये बनेगा क्या चीज? ध्यान से देखो इसको मैं बांट देता हूं, u dt का इंटीग्रेशन 0 टू t प्लस a t का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dt 0 टू t। यहां पे देखो ये तो हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगा s माइनस 0। ठीक है, अच्छा इसको क्या करना है भाई बताओ, थोड़ा सा घिसो दिमाग को और इसका आंसर मुझे बताओ। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? u को तुमने क्यों बाहर निकाला? क्योंकि जो u होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही होता है, वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता। अरे भाई मैंने गाड़ी को यहां से स्टार्ट किया, रूम के नीचे से गाड़ी को स्टार्ट किया, तो तब तो भाई मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 था। क्या ये अब 0 है? अगर कल से फिर से वही t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूंगा तब भी चेंज हो जाएगा? चेंज नहीं होता है। इनिशियल वेलोसिटी भी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है, एक पॉइंट पे एक किसी फिक्स टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी एक ही रहता है। तो इसको भी मैं कांस्टेंट के हिसाब से ट्रीट करूंगा। तो क्यों? क्योंकि यहां पे जो इंटीग्रेशन है वो टाइम के हिसाब से होना चाहिए, यानी यहां पे जो वेरिएबल आना चाहिए वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन के अंदर वो वेरिएबल रहता है, बाकी तो बाहर चला आता है। ठीक है, अच्छा यहां पे करता हूं u dt 0 टू t प्लस, अच्छा u तो बाहर आएगा, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, एक मिनट सर ये क्या था? u dt का इंटीग्रेशन 0 टू t प्लस, मैंने ऑलरेडी बता रखा है एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता, तो यहां पे एक्सेलरेशन भी बाहर आएगा, यानी ये हो जाएगा a
इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 0 to t। ठीक है बात। अच्छा, अगर ये बन गया, अभी तो मुझे पता है भाई ये होता है u, ये होता है इंटीग्रेशन इसका होता है t 0 to t प्लस a, ये होता है t स्क्वेयर बाई 2 0 to t। ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे ये चीज बन गया तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, u ये बनेगा t माइनस 0 प्लस a डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा t स्क्वेयर माइनस 0 का स्क्वेयर। यानी यहां पे जो चीज बनेगा वो होगा s माइनस 0, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर। ये मिला मुझे तीसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ध्यान रहना चाहिए s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और वन डायमेंशन में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में, ध्यान रहे मोशन इन वन डायमेंशन और एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो इसको हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड पे बोल देते हैं। बार बार बताता हूं, वन डायमेंशन में अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा तब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है बात। पॉज करके लिख लो। लो मैं साइड भी हट गया, पूरा का पूरा फ्रेम से निकल गया। लिख लो भाई पॉज करके। आज का आखिरी इक्वेशन भी आएगा अभी, और इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल भी अलग वीडियो में आता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि भाई मैं एक वीडियो में थ्योरी बता देता हूं, दूसरे वीडियो में न्यूमेरिकल बता देता हूं। मैं सोच रहा हूं एक ही वीडियो में कर लूं, लेकिन हाँ कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं उसमें। तो आज का जो वीडियो ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, यानी ये वीडियो जब अपलोड होगा तब वो वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा। इसके अगले वाला जो वीडियो आएगा उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, फिर से वही नीट जेईई का पीवाईक्यूज ही होगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली पीवाईक्यूज ही उठाता हूं। क्लीन कर लूं। चलो, ये गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ध्यान रहे जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हाँ यहां जो टाइम रहना चाहिए वो तुम ऐसा रखो कि जब तक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है तब तक इस टाइम को लेना। ठीक है। चलो, चले आगे। चलो आगे बढ़ते हुए चलते हैं, जो कि हमारा आता है, जो लास्ट इक्वेशन आता है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आता है उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। फोर्थ इक्वेशन जो कि चौथा इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का, यह आता है एस nth इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। एस nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये क्या बताता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये क्या एक्चुअली ये कहता क्या है, एस nth होता क्या है। मान लो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, और यहां से टाइम स्टार्ट हुआ है t इज इक्वल टू 0, और ये है t इज इक्वल टू nth सेकेंड। ये है t इज इक्वल टू n। ये फर्स्ट सेकेंड था, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, ऐसे करते गया t n सेकेंड। यहां पे जो था वो बन गया t n प्लस 1। तो ये जो होता है यही होता है t nth सेकेंड, t nth सेकेंड। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर एग्जाम्पल की तरह ले लूं तो एग्जाम्पल की तरफ ऐसे ले लेता हूं। देखो 0, ये हो गया पहला सेकेंड, ये हो गया दूसरा सेकेंड, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। ध्यान से देखो, ये तो हो गया पहला सेकेंड, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा सेकेंड। ये क्या हुआ,
5वां सेकंड हुआ। तो भाई इतने टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चला है, इतने टाइम में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चला है, वही होता है एस एनएथ, वही होता है एस एनएथ। निकालोगे कैसे? निकालना बहुत ही आसान है। अच्छा सॉरी, इसको टी एनएथ, ये होता है टी एन माइनस वन, एन माइनस वन, ये होता है एनएथ। निकालोगे कैसे भाई, बताओ थोड़ा सा सोच के। ऑलरेडी एस का वैल्यू मुझे पता है, ऑलरेडी एस का वैल्यू जो था वो मुझे पता है। कितना होता है भाई एस का वैल्यू? एस का वैल्यू होता है, प्रूफ करते हैं, प्रूफ। एस का वैल्यू था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यही था। हाँ सर, पहले हम लोग देखते हैं एन माइनस वन सेकेंड तक कितना डिस्टेंस चला। ध्यान रहे एन माइनस वन में इतना डिस्टेंस चला, nth में इतना डिस्टेंस चला। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूं तो लास्ट सेकेंड में, पूरा एकदम लास्ट सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस चलता है, और इसी को निकालना पड़ेगा भाई, और इसी को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ पहले एस nth निकालते हैं, सॉरी एस nth निकालते हैं, यानी एस एन निकालते हैं, एस nth नहीं, एस एन, यानी टी इज इक्वल टू एन सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला है। ये होगा यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर। एस एन माइनस वन कितना होगा बताओ, यानी एन माइनस वन सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला। जब ये बताता हूं ना एस एन, यानी पूरा का पूरा एन सेकेंड में यहां से यहां तक कैलकुलेट कर रहा हूं, यही होता है एस एन, ये होता है एस एन माइनस वन, और यही जो होता है ये डिस्टेंस जो होता है, ये तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड है, यही होता है एस। ठीक है, अच्छा यहां पे आओ, एन माइनस वन पुट करो तो u इंटू टी की जगह एन माइनस वन, फिर से आगे बढ़ना है, प्लस हाफ ए, फिर से t की जगह एन माइनस वन का होल स्क्वायर पुट करो भाई। कर लिया पुट। कैसे करना है देखो, ये होगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस वन, सॉरी प्लस वन माइनस टू एन। ठीक है, अब बताओ मुझे ये एस nth, ये बीच का डिस्टेंस में कैसे निकालो। मुझे एस एन से ये माइनस करना पड़ेगा, यानी एस nth इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, मुझे ये चीज निकालना है, तो भाई मैं एस एन से इसको माइनस कर लूंगा, एस एन माइनस इतना कर लूंगा तो मिल जाएगा। एस एन कितना होता है भाई, यही होता है, तो इसको लिख लो एस एन की जगह। क्या लिखोगे, यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन करो, एस एन माइनस वन अगर करोगे तो ये मिलेगा यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर प्लस हाफ ए प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए टू एन। मल्टीप्लाई कर लिया भाई, इसको पूरा का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लिया। आएगा अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू, ये फिर से हो जाएगा प्लस माइनस हाफ ए एन का स्क्वायर, ये फिर से अंदर जाएगा, बनेगा माइनस हाफ ए, फिर से अंदर इसके आएगा, इसके अंदर फिर से आएगा तो बनेगा प्लस हाफ टू ए एन। कैंसिल नहीं करना है, वैसे ही रखते हैं। यू एन कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, मिलेगा क्या, u माइनस हाफ ए प्लस हाफ टू ए एन। अगर मैं यहां पे u को यहां पे क्या कर लूं, u प्लस कॉमन ले आऊं या माइनस कॉमन ले आऊं, क्या कॉमन लाऊंगा, क्या कॉमन लाऊंगा, प्लस कॉमन ले आता हूं, इसको लिख देता हूं प्लस ए बाई टू, ये बनेगा टू एन माइनस वन। यही होता है आपका एस एन, यही होता है आपका एस एन एथ। यानी ये जो लास्ट सेकेंड है, ये लास्ट सेकेंड में ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये जो वीडियो था इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का जो कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन, सॉरी जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला पार्ट था उसी को बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल करूंगा। ठीक है, ये वीडियो जब चैनल पे अपलोड होगा तब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, और बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है।
चलो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, वंदे मातरम।